हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का जो असाइनमेंट है कक्षा 12वीं का, है ना, जीव विज्ञान। तो ये आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपका 5 क्वेश्चंस हैं और लगभग जो है 20 नंबर का है तीनों। तो इसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं वीडियो। और इससे आप जो है एक खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। और अगर असाइनमेंट आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे स्टूडेंट लोगों का भी हेल्प इससे हो सके, है ना। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का जीव विज्ञान बायोलॉजी असाइनमेंट नंबर 2 है, जो अभी अक्टूबर मंथ का असाइनमेंट आया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जैसे कि यौन संचारित संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, यौन संचारित संक्रमण से बचाव निम्नलिखित तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है, संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी अन्य व्यक्ति को न चढ़ाया जाए, है ना। सेकेंड है आपका, अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुइयों का उपयोग दोबारा न किया जाए। चौथा है, हस्तमैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें। और पांचवा है, समलैंगिकता से बच करके, है ना, समलैंगिकता से बच करके भी क्या किया जा सकता है, यौन संचरित संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। छठवां है, यदि किसी प्रकार की कोई आशंका होने पर, यानी कि किसी प्रकार की आशंका हो रही है, तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य चिकित्सक से मिल करके और रोग की पहचान होने पर पूरा इलाज करा करके क्या किया जा सकता है, यौन संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है, समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य सभी पहलू, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। दुनिया में भारत एक पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक योजना व स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाई है। इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत सन 1951 में परिवार नियोजन के नाम से शुरू की गई थी। जनन संबंधी अन्य क्षेत्रों को इनसे सम्मिलित करते हुए उन्नत व व्यापक कार्यक्रम जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी कि RCH, ये RCH है, आप इसको देख लेंगे, RCH के नाम से यह प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए जननात्मक रूप से संपन्न समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ब कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि कोई एक क्रोमोसोमीय विकार का कारण और उससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण लिखिए। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम लैगन नामक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने सन 1866 ईस्वी में की थी, परंतु 1956 ईस्वी में लिजियन एवं उनके सहयोगी ने यह प्रतिपादित किया कि यह सिंड्रोम गुणसूत्री गड़बड़ी है। यह एक मुख्य 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ने या ट्राइसोमी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2n+1 = 47 गुणसूत्र के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण पूछा गया है, कारण तो आपको समझ में आ गया है ना, कि गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण यह होता है और इसके लक्षण क्या है ये आपको पूछा गया है। तो इसके लक्षण जो है वो है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति का चेहरा जो होता है वो गोल, ललाट चौड़ा तथा आँखों की पुतलियाँ मंगोल जाति के समान, है ना, मंगोल जाति के लोगों के समान होता है, जिसके कारण से इसे मंगोलियन, है ना, एडियट्स भी कहा जाता है। सेकेंड आपका है, इसमें व्यक्ति का मुंह जो होता है वो हमेशा खुला रहता है, नाक काफ़ी चौड़ा व निचला होंठ मोटा व लटका हुआ रहता है।
चौथा आपका है जीभ का कुछ हिस्सा हमेशा बाहर निकला रहता है। और पांचवा आपका है गर्दन छोटी होती है और साथ ही हथेली भी छोटी होती है, और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि उनकी जो उंगलियां होती है उनका आकार भी छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये है सयुग्मजी और विषम युग्मजी में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना। तो अपने को कहा गया है 3 अंतर, लेकिन अगर आप चाहें अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो आपको अच्छा लिखना पड़ेगा और कुछ तो एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा आपको कुछ नंबर मिल पाएगा। तो हमारा उत्तर है संयुग्मजी और विषम युग्मजी जीवों या फिर अवस्थाओं में आप कह सकते हो अंतर, है ना। तो फर्स्ट है कि यह किसी विशेषक के लिए शुद्ध होता है, जबकि विषम युग्मजी क्या होता है, यह किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होता है, अर्थात यह संकरित होते हैं। और दूसरा हमारा है इनके एलिसस समान होते हैं, यानी कि जैसे आप देख पाएंगे तो इसमें टी और टी जो है ना, गुणसूत्र में यदि हम लोग बात करते हैं तो इनके एलिक्स जो होते हैं वो समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी होंगे या तो स्मॉल टी ही होंगे। जबकि हम लोग वहीं पे देखें तो विषम युग्मजी में इनके एलिसस जो होते हैं वे समान नहीं होते हैं बल्कि असमान होते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रित वाले होते हैं, एक कैपिटल टी और एक छोटा सी टी वाला होता है, अर्थात इनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलिसस होते हैं। ठीक है, और समयुग्मजी में क्या होता है, यह केवल एक प्रकार का युग्म बनाता है, जबकि विषम युग्म में क्या होता है कि इनमें एक जीन की वंशागति जो होती है, इनमें एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्म बनते हैं। यदि हम लोग देखें संयुग्मजी में तो इनसे स्वपरागण होने पर जो है केवल स्वयुग्मी जीव ही बनते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें विषम में तो स्वपरागण होने पर प्रभावी समयुग्मी यानी कि कैपिटल टी टी, प्रभावी संकर मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, अप्रभावी समयुग्मजी यानी कि स्मॉल टी प्रकार के जीव बनते हैं, मतलब इसमें तीनों प्रकार के जीव बनते हैं। अगर हम लोग वहीं पे बात करें पांचवा, तो इनसे अतिरिक्त योज जो है प्रायः अनुपस्थित होता है, और इसमें जो होता है विषम युग्मजीवों में तो संकर ओज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है आपका इस लिंग संलग्नता रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है, आपको पता है कि इसके बारे में बात हो रही है, हीमोफीलिया के बारे में, है ना। और सेकंड क्वेश्चन उसी का है, ब जो है इस रोग की महारानी विक्टोरिया वाहक थी, जो महारानी विक्टोरिया थी वो इनकी वाहक थी, और उपरोक्त तथ्यों में किस रोग की बात की जा रही है, इसका संचार कैसे होता है, और इस रोग से नारी के रोगग्रस्त होने की संभावना विरल क्यों है, ये चीज़ आपको बताना है। तो उत्तर क्रमांक 4 का यदि हम लोग देखें तो हीमोफीलिया अर्थात क्लीडर्स रोग की वंशागति जो होती है ना, ये है। तो वंशागति को पहले हम लोग देखें तो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त वाहिनियों के कटने से रक्त का स्राव स्तर जो होता है वो देर से थक्का बनता है, मतलब उनका रक्त का जो बहाव है वो निरंतर होते रहता है और बहुत देर से उनका जो ब्लड है वो थक्का जमता है। जैसे कि हम लोग बात करें इसमें है कि समान व्यक्तियों का जो है, समान व्यक्तियों में 2 से 8 मिनट के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाता है, जबकि हीमोफीलिया व्यक्ति में 30 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक का अंतराल में थक्का का निर्माण होता है। ठीक है, हीमोफीलिया व्यक्ति में छोटा सा घाव भी क्या है, जानलेवा हो सकता है। यह रक्त में हीमोफीलिया यानी ग्लोब्यूलिन की कमी से, है ना, की कमी से होता है, या फिर प्लाज्मा में जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसकी कमी के कारण भी यह बीमारी होती है। ठीक है, तो पहली स्थिति में रोग को हीमोफीलिया ए प्रकार तथा दूसरी स्थिति में इस रोग को हीमोफीलिया बी प्रकार का मानते हैं। यह बीमारी जो है लाइलाज है। इस रोग के जो जीव होते हैं, इस रोग के जो जीन है, जीन एक्स, वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया रोग के वंशागति का पैटर्न
बिल्कुल रंग वर्णांधता की तरह ही होता है। हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार जो जीन है वो एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, संख्या में उपस्थित मादा को वाहक और नर को हीमोफिलियन बना देती है। यदि दोनों एक्स जीन फिलिक होगी, यदि एक गुणसूत्र सामान्य और एक गुणसूत्र जो है क्या हो, हीमोफिलिक जीन युक्त हो, तो पूरी संतति सामान्य परंतु वाहक होगी और हीमोफीलिया की वंशागति भी लगभग रंग वर्णांधता की तरह ही होता है। उत्तर आपका चौथा का ब है। आप देख सकते हैं हीमोफिलिक जनन कोशिका में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है तथा उत्परिवर्तन के फलस्वरूप ही ये क्या हो जाता है, समाप्त हो सकता है। एक बार यह रोग उत्पन्न हो गया तब इस स्थिति में ये तब तक चलती रहती है जब तक कि सभी वाहक तथा हीमोफिलिक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। इस रोग को जो है शाही रोग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं ये, क्योंकि यह बीमारी जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में उत्परिवर्तन के कारण पैदा हुई थी, जिसके कारण से एक हीमोफिलिक लड़का और 2 वाहक लड़कियां जो है हुई थी। चूँकि शाही परिवार सदस्यों की शादी अन्य शाही परिवारों के सदस्यों के बीच में होती है, अतः यह बीमारी यूरोप के कई शाही परिवारों में फैल गई और इस रोग का जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति महारानी विक्टोरिया के परपोते जो रूस के जार्बेज एलोक्सिस में रहते थे, है ना, जिनका बीमार रहना ही रूसी क्रांति का क्या था, मुख्य कारण बना था। उसके बाद अभी ये डायग्राम बना लेंगे और इसमें जो रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेड का बिंदी कलर, वो आपका हीमोफिलिक के लिए उत्तरदायी जीन है, तो वो आप लगाना ना भूलेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, पूर्णेट आप वर्ग दिया गया है, इसके सहायता से आपको ये सॉल्व करना था, तो मैंने इस तरह से आपका कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।